morning students, welcome to Sandhya Science Classes YouTube channel. This is Rahul sir and today I am going to deal physical chemistry. Physical chemistry, as we know कि chemistry has a three part: physical, inorganic and organic chemistry. Then before starting the chapter, we should know what is the pattern of exam. Means CBSE बोर्ड का जो क्वेश्चन पैटर्न होता है केमिस्ट्री को लेके वो कैसा होता है. ठीक है, तो पहले हम वो देखते हैं कि सीबीएसई बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो कैसा हो. तो आइए, इसको चार पार्ट में बांटा जाता है केमिस्ट्री को, जिसमें कि 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चन होता है, 3 मार्क्स क्वेश्चन होता है और क्या होता है 5 मार्क्स क्वेश्चन. तो 1 मार्क्स क्वेश्चन जो होता है वो आपको मेनली एमसीक्यू होता है और जो 1 to 20 मीन्स क्या कि जो आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं वो कितने के होते हैं 1 मार्क्स के. 20 से 21 to 27 क्वेश्चन मीन्स 7 क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं 2 मार्क्स के. सेम गोज फॉर 3 मार्क्स. 3 मार्क्स में कितने क्वेश्चंस होते हैं 7 क्वेश्चंस. एंड लास्ट जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं कितने 3 मार्क्स के. तो आप ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू में सिर्फ ऑब्जेक्टिव भी होगा. एमसीक्यू में असर्शन रीजन भी होता है, जो आप जानते हैं कि स्टेटमेंट दिया जाता है, रीजन होता है उसका, तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं. ठीक है. नाउ अब हम देखते हैं कि भाई केमिस्ट्री में जो फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है. आप 2019 से पहले सिलेबस कुछ और था और अब सिलेबस कुछ और है. दिस इज स्पेशली फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स, नॉट फॉर बिहार बोर्ड. वी आर टॉकिंग अबाउट सीबीएसई स्टूडेंट्स जो 2019 में कुछ चेंजेज आए थे उसके सिलेबस में, जो अभी हम देखते हैं पहले. ठीक है. तो जैसे कि अभी हम लोग को जो फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे ही आप एनसीईआरटी की बुक ओपन करोगे तो उस एनसीईआरटी की बुक में फर्स्ट टू 5th चैप्टर मींस पहले चैप्टर से 5वां चैप्टर जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स. ठीक है, जिसमें कि चैप्टर्स कुछ इस प्रकार है. पहला चैप्टर जो है आपका वो क्या है सॉलिड स्टेट. सेकेंड वन इज सॉल्यूशन. थर्ड वन इज क्या इलेक्ट्रो केमिस्ट्री. फोर्थ वन केमिकल काइनेटिक्स एंड लास्ट वन इज व्हाट सरफेस केमिस्ट्री. थोड़ा सा हम यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में ब्रीफ नॉलेज ले रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या है, सीबीएसई का पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या हमें पढ़ना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जानना कि कौन सा चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. वी शुड बी इफिशिएंट. ऐसा नहीं कि सिर्फ हार्ड लेबर करना है, वर्किंग हार्ड करना है. इफिशियंसी भी वहां पे होनी चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे मैं आपको
ठीक है, अब बात करते हैं कि केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं। मैंने अभी भी बताया था कि एक होता है भाई क्या, ऑर्गेनिक, सेकेंड वन इज व्हाट, इनऑर्गेनिक, एंड लास्ट वन माय सब्जेक्ट व्हाट, फिजिकल। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा पार्ट के को कितने मार्क्स का पूछा जाता है, इस एग्जाम में कौन से पार्ट से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। ऑर्गेनिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, 28 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सिर्फ इससे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। आई थिंक इनऑर्गेनिक से 90 मार्क्स का, और फिजिकल से 23 मार्क्स। ठीक है, मींस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 28 मार्क्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 19 मार्क्स और फिजिकल केमिस्ट्री 23 मार्क्स। थोड़ा सा जंबलिंग हो रहा है, सो उसको ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा जंबलिंग हो रहा है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक 28 मार्क्स का होता है, इनऑर्गेनिक 19 मार्क्स का और फिजिकल 23। मींस क्या, एवरी पार्ट इज इंपॉर्टेंट। आप किसी को लेट आउट नहीं कर सकते कि भाई इसको थोड़ा कम पढ़ लेते हैं, उसको थोड़ा ज्यादा पढ़ लेते हैं। बट इस तीनों में अगर आप चलते हो तो ऑर्गेनिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आफ्टर दैट फिजिकल, एंड एट द एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं पहले से लॉक कर देता हूं। फिर हम लोग अभी देखेंगे कि भाई फिजिकल में जो चैप्टर वाइज मार्किंग है वो कैसा है। ऐसे सीबीएसई ने जो नया सिलेबस दिया था उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आप जाके देखें कि कोई चैप्टर वाइज मार्किंग इसमें नहीं है। मींस एवरी फोर चारों चैप्टर उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने और सब। मींस उसी चैप्टर को ज्यादा वेटेज या कम वेटेज देने के लिए सीबीएसई बोर्ड ने आपको नहीं कहा है। वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सारे चैप्टर्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे जहां तक मुझे याद है, मैं 2019 से पहले जो सिलेबस था उसके बारे में बताना चाहूंगा कि उसमें तो 5 चैप्टर पढ़ने थे भाई। क्या क्या पढ़ना था वहां पे, सॉलिड और क्या, सॉल्यूशन, केमिस्ट्री, फिर केमिकल, क्या भाई, काइनेटिक्स, एंड लास्ट वन इज सरफेस केमिस्ट्री। तो 2019 से पहले जो सिलेबस था उसमें सॉलिड स्टेट कितने के आते थे भाई, 4 मार्क्स, सॉल्यूशन कितना मार्क्स, 5 मार्क्स, इलेक्ट्रो कितना मार्क्स, 5 मार्क्स, केमिकल कितना मार्क्स, 5 मार्क्स, और सरफेस कितना मार्क्स, 4 मार्क्स। आप जोड़ सकते हो 4 और 9, 4 और 5 9, 14, 19 एंड 23 मार्क्स। ये कब का था, तो 2019 से पहले का। ठीक है, लेकिन 2019 में मैंने पहले ही बताया ये चैप्टर नहीं है। तो भाई ये जो 4 मार्क्स है वो इसी चैप्टर्स में इंक्लूड किया गया होगा। आप लोग इतने तो होशियार होगा कि समझ जाओ कि भाई ये जो, क्योंकि अभी भी फिजिकल केमिस्ट्री से 23 मार्क्स के ही क्वेश्चंस आते हैं, तो वो जो 4 मार्क्स है वो कहां से हुआ होगा भाई, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो, केमिकल और सरफेस में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया होगा कि भाई एक तू रख ले, एक दो तो रख ले, एक ये रख ले। ठीक है, तो इससे कोई इशू आपको नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सब चीजें मैं बता रहा हूं भाई किसके लिए, सीबीएसई के लिए, बिहार बोर्ड के लिए नहीं, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं। उसमें सारे चीज है, सॉलिड भी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोलने का मतलब नीट, मेंस, आईआईटी, इन सब में है ये चीज। सिर्फ बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से सॉलिड स्टेट को हटाया गया है। कुछ और चेंजेस हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स को हटाया गया, कुछ फिजिक्स में हटाया गया, कुछ थोड़े से शॉर्ट किया गया था सिलेबस को। एंड पॉसिबली हो सकता है इस बार भी जब रन हो सेशन तो उसमें भी कुछ चेंजेस आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये तो आपको एक फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रीफ हो गया, जिससे आपको पता चला कि भाई बोर्ड का पैटर्न क्या है। अभी तक मैं सिर्फ बोर्ड की बात कर रहा था। नाउ
इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। उसमें क्या वेटेज है? तो जो भी मैथ्स के स्टूडेंट है, जो भी जेईई मेंस के स्टूडेंट है, उन्हें तो पता है भाई कि 30 चैप्टर्स है, 30 क्वेश्चंस है, तो एवरी चैप्टर से कैरी 1 मार्क्स। जेईई मेंस से कोई ये नहीं हो सकता कि भाई इस चैप्टर से आएंगे, इस चैप्टर से नहीं आएंगे। 2014 या 13 में आईनी के प्रीलिम्स से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और उसके बाद लगातार 3 साल एक भी क्वेश्चन नहीं आया। यू कांट जज कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आएगा, किस चैप्टर से नहीं आएगा। सो आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आप वेटेज सेम दो। थोड़ा सा जो अनुमान लगा पाते हैं लोग, जो लगा है आज तक, वो थोड़ा सा नीट में लगा है। जो मैंने बहुत सारा सर्च किया, देखा, तो पता चला कि नीट में कुछ इस प्रकार से है भाई कि सॉल्यूशन से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आ जाते हैं। 2 क्वेश्चंस किससे भाई? केमिकल काइनेटिक्स से। एक क्वेश्चन इलेक्ट्रो से और एक क्वेश्चन सरफेस से। अब आप अगर बहुत ज्यादा स्टडी करोगे मेंस के बारे में तो वहां से भी आप कोई कंक्लूजन निकाल सकते हो, बट फॉर मेंस हर चैप्टर से एक क्वेश्चन तो पॉसिबली आ ही जाता है। शायद ही कभी आता है, कभी नहीं आता, कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता है। बट हाँ, इसमें भी आप अगर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखना चाहते हो, आप देख सकते हो सॉल्यूशन से 2 क्वेश्चन आते हैं। इसलिए पता चलता है कि सॉल्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन मींस क्या भाई? 8 मार्क्स, जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है आपके रैंक में, आपके रैंक बूस्टर का काम कर सकता है। एक मार्क्स से बहुत बड़ा डिफरेंस आता है रैंक में, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि भाई बोर्ड का पैटर्न क्या है, कॉम्पिटिटिव पैटर्न क्या है। अब हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर पे, जिसका नाम है भाई क्या? सॉल्यूशन। हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे अभी? सॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी हम लोग ने सारे मार्किंग स्कीम्स देखी। अब हम लोग क्या करेंगे भाई कि फिजिकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। हमने भी पहले आपको बताया कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट सॉल्यूशन, बिकॉज ये सीबीएसई सिलेबस में नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि मैं सेकंड से स्टार्ट कर रहा हूँ तो भाई सारा फर्स्ट नहीं पढ़ाओगे क्या? अब लोग फर्स्ट डिस्कस करेंगे, बट इट विल ऑन लेटर, तो बाद में करेंगे। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उसको थोड़ा साइड रखते हैं, बिकॉज अभी सिलेबस थोड़ा निकल जाए वो बेटर है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्या भाई? सॉल्यूशन, ठीक है। अभी मैंने बताया कि भाई एटलीस्ट जो सॉल्यूशन के बोर्ड में जो क्वेश्चंस आएंगे वो 5 to 7 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। नीट में भाई 2 क्वेश्चन और मेंस में कितना? अब सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मोस्ट प्रोबेबली आप लोग को याद हो, मोर कॉन्सेप्ट तो अच्छी बात है। ये सॉल्यूशन चैप्टर इन टोटली या इसका जो भी कॉन्सेप्ट आया है सॉल्यूशन चैप्टर में, वो एट द एंड मोर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने फॉर्मूलाज हैं सब जाके मोर कॉन्सेप्ट से ही जुड़ा है। जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था भाई मोलैलिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया, फॉर्मेलिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, ये सब चीजें हम लोगों ने 11th के पहले चैप्टर में पढ़ी थी। अब उसका दूसरी तरह के सर मोल कॉन्सेप्ट का क्या यूज है, अब उसका एप्लीकेशन कहाँ होगा भाई? सॉल्यूशन। यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, हेनरी लॉ हो, रॉल्स लॉ हो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, हर चीज, हर कॉन्सेप्ट का जो फॉर्मूला है वो एट द एंड आपके मोल कॉन्सेप्ट से ही जुड़ा हुआ है। तो
टू और क्या, टू और मोर कंपोनेंट्स, मींस दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट के होमोजेनस मिक्सचर को क्या बोलते हैं भाई, सॉल्यूशन बोलते हैं। अब भाई सर होमोजेनस क्या होता है सर, होमोजेनस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें कंपोजिशन हो या प्रॉपर्टी हो वो थ्रू आउट द मिक्सचर सेम होगी, मींस यू कांट सेपरेट इट आउट। मींस सपोज हमने चीनी और पानी का घोल तैयार किया, हमने शुगर को लाया और पानी में मिला दिया, अच्छे से मिला दिया। कभी ऐसा हुआ है कि भाई नीचे वाला पानी ज्यादा मीठा हो गया, ऊपर वाला पानी कम मीठा हो गया, अगर सही प्रोपोर्शन में मिलाया गया हो तो हुआ है कभी ऐसा? नहीं। होमोजेनस मिक्सचर का मतलब होता है कि कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन, मींस दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स के होमोजेनस मिक्सचर को क्या बोलते हैं भाई, सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। अब सॉल्यूशन में हम लोगों को जो पढ़ना है, हमने यहाँ पे लिखा टू और मोर कंपोनेंट्स, बट हमें यहाँ पे ध्यान देना है भाई टू कंपोनेंट्स पे, कि भाई यहाँ पे हम लोग को जो स्टडी करना है, इस चैप्टर में जो स्टडी करना है वो स्टडी करना है क्या, बाइनरी सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन भाई, बाइनरी सॉल्यूशन, जिसका मतलब होता है कि भाई सॉल्यूट प्लस क्या, सॉल्वेंट। मींस क्या, एक सॉल्यूट होगा और एक क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। वो सॉल्यूशन जो एक सॉल्यूट दो कंपोनेंट रखता हो, मैक्सिमम ऑफ टू कंपोनेंट्स, वन सॉल्यूट अदर वन इज सॉल्वेंट, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे भाई, बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है। अब बात आती है कि सर बाइनरी सॉल्यूशन तो समझ गया कि भाई जो दो कंपोनेंट रखेगा वो बाइनरी सॉल्यूशन। अब बात आती है कि हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। हम लोग भाई बचपन में पढ़ते हैं सॉल्यूट वो सब्सटेंस जिसको डिसॉल्व किया गया हो, डिस्पर्स्ड फेज, जो हम लोग बोलते हैं दूसरे वर्ड में, द सब्सटेंस व्हिच इज डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्यूट, द सब्सटेंस in which solute gets dissolved is called solvent। means जो सब्सटेंस घुला उसे सॉल्यूट बोलेंगे, जिस सब्सटेंस में घुला उसे क्या बोलेंगे भाई, सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है। बट दिस डिफिनेशन अब 12th में आपको ये डिफिनेशन पढ़ना है तो फिर क्या फायदा। ठीक है। तो बहुत बच्चों से पूछोगे आप तो ये यही बात बोलता है कि जो सब्सटेंस घुल गया उसे सॉल्यूट बोलेंगे सर, और जो सब्सटेंस जिस सब्सटेंस में घुला उसे सॉल्वेंट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किसकी, शुगर सॉल्यूशन की, तो भाई ये कैसे बनता है, शुगर प्लस वाटर ही कहता है ना शुगर सॉल्यूशन। ठीक। तो शुगर चीनी यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूट, और वाटर यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट। क्यों भाई, पानी चीनी डाल के पानी डालते हो या पानी में चीनी को घुलाते हो। ठीक है। तो शुगर कैसे काम करता है, क्योंकि भाई ये घुला और इसमें घुला, तो यहां से आपको इस डिफिनेशन में तो पता चल गया कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। बट जो एक्चुअल डिफिनेशन होता है ये होता है कि भाई जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है, हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें एक सब्सटेंस है जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट हो गया, जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो क्या हो गया भाई, सॉल्यूट हो गया। ठीक है। ऐसे भी जब हम चीनी और पानी का घोल तैयार करते हैं तो चीनी ज्यादा होता है कि पानी ज्यादा होता है भाई, पानी ज्यादा होता है ना, तो पानी क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और चीनी क्या होगा, सॉल्यूट होगा। क्लियर है। तो हमने ये चीज तो क्लियर कर दिया, मींस सॉल्यूट क्या होगा बाबू, लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, और सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ठीक है। ठीक। अब देखिए कि ये डिफिनेशन से, जैसे कि ये डिफिनेशन आया क्यों, ये डिफिनेशन
ठीक है, चलिए ये चीज क्लियर हो गई कि भाई सॉल्यूट और सॉल्व। जैसे कि भाई एग्जांपल के लिए बात करते हैं कि कोई इथेनॉल का एक्वा सॉल्यूशन है, मान लेते हैं कोई इथेनॉल का सॉल्यूशन है, उसमें हमने दे दिया इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन 0.9। आपको डिटरमाइन करना है कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। इथेनॉल का 0.9 है तो वाटर का कितना होगा 0.1, तो 0.1 ज्यादा या 0.9, ऑब्वियस है 0.9 मींस इथेनॉल विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट एंड वाटर विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट। न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करेंगे तो ये जो डिफिनेशन है कि जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो सॉल्यूट होगा, जो ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो क्या होगा भाई सॉल्वेंट होगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें समझ में आ गई होंगी कि सॉल्यूशन क्या होता है भाई। तो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट के होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। हम लोगों को जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, वो सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट्स रखते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट हो। सॉल्वेंट क्या होता है, जो ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट हो। क्लियर है भाई, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। बात थोड़े से कुछ टर्म्स आते हैं यहाँ पे, उसकी बात करते हैं हम लोग, देखते हैं कि वो कौन कौन सा टर्म है। कुछ सॉल्यूशंस, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस हम लोग सुनते हैं, जैसे हम लोग सुनते हैं भाई कि डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया, एक्वस हो गया, नॉन एक्वस हो गया। इन सारी चीजों को हम लोग यहीं पे डील कर लेते हैं कि इसको बहुत बड़ा नहीं जाते। आप लोग इतना तो पढ़ के आए ही हो कि अगर सॉल्यूशन को थोड़ा सा अलग बेसिस पे डाला जाए क्या होगा भाई। एक साथ ही मैं डील कर देता हूं यहाँ पे। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। सबको मैं यहीं पे डील कर दे रहा हूँ, सबको अलग अलग डील किया जाता है लेकिन यहीं पे मैं डील कर दे रहा हूँ। एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और फिर होता है क्या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये टर्म्स यूज होंगे आगे जाकर एंड इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यूज होगा वो होगा भाई क्या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि भाई जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट क्या हो, सॉल्वेंट अमाउंट इज रिलेशन। डाइल्यूट क्या होगा भाई, सॉल्वेंट अमाउंट इज ग्रेटर। कोई दिक्कत है भाई। एक्वा सॉल्यूशन क्या होगा, वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट एक्सेप्ट वाटर। मीन्स क्या, वाटर को छोड़ के अगर दूसरा कोई सॉल्वेंट है तो वो क्या होगा नॉन एक्वस। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एक आता है सुपर सैचुरेटेड। इसमें तो आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं है भाई कि कंसंट्रेटेड क्या होता है। बहुत जगह आप देखे होंगे कि ये सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, कि एक सॉल्यूशन को क्या किया जा रहा है, डाइल्यूट किया जा रहा है, या सुनोगे आफ्टर डाइल्यूशन इज क्या, वहां पे सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, बहुत
ठीक है, एक्वस आपको क्लियर है, वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट एक्सेप्ट वाटर, एक्सेप्ट वाटर को छोड़ के जो दूसरे सॉल्वेंट्स हैं उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं बाबू, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब बात आती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे बहुत लोग बचपन में ना एक कांड करते हैं घर में कि चुपके से ना दोपहर में चीनी और पानी का घोल बना के पीते हैं। बहुत लोग पीते हैं, मैंने भी पिया। और होता क्या था ना कि मिलाने के बाद कभी कभी ना बॉटम पे शुगर बच जाता है, चीनी बच जाता है। लोग हमेशा ट्राई करते हैं ना कि बहुत मीठा हो हमारा शरबत, मिठास के लिए पीते हैं, एंजॉयमेंट के लिए पीते हैं। तो हम लोग क्या किया करते थे कि चीनी घोल दिए, ज्यादा मीठा करने के कारण और चीनी घोल दी, और लास्ट में जब मम्मी उठती थी तो देख लेती थी कि भाई आप शरबत बना है, बिकॉज वो चीनी बॉटम पे रहता था। तो उस टाइम में तो किसी को समझ में नहीं आता था ना कि भाई चीनी बॉटम पे क्यों रहता है, कौन सा सॉल्यूशन तैयार हो गया, क्या हुआ। तो वो जो चीनी बॉटम पे रहता है ना, वो इसी कारण होता है भाई, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के कारण होता है। अब होता क्या है कि हर चीज की एक औकात होती है, यू कैन से कैपेसिटी होती है। 1 ग्लास ऑफ वाटर की एक अपनी कैपेसिटी होती है, 1 जग ऑफ वाटर, एक जग जो होता है उसकी अपनी कैपेसिटी होती है, एक बकेट की अपनी कैपेसिटी होती है, हर चीज की अपनी कैपेसिटी होती है, और उसमें उतना ही अमाउंट सॉल्यूट को डाला जाता है। अगर हम 1 कप पानी ले, उसमें हार्डली हम ½ चम्मच चीनी मिला सकते हैं, 1 ग्लास ले तो हार्डली 2 चम्मच, 3, बहुत कोशिश करेंगे तो 3 चम्मच। फिर अगर 4था चम्मच डालेंगे तो क्या होगा, वो चीनी सीधा बॉटम पे आके सेटल डाउन हो जाएगा। मींस सेटलिंग से पहले जैसे ही पूरी कैपेसिटी की चीनी घुल गई, और अब मैंने थोड़ा भी चीनी डाला तो वो कहाँ आ गया भाई, बॉटम पे आ गया। जैसे ही बॉटम पे आ गया, मींस उस टाइम से पहले जो सॉल्यूशन हमें मिला, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मींस अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मींस टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। एक ऐसा टाइम आ गया कि अब जो है वो अनडिसॉल्व चीनी के साथ एक डायनामिक इक्विलिब्रियम शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया भाई, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम शुरू हो गया उस अनडिसॉल्व चीनी के साथ। जैसे ही हम डाल रहे हैं भाई चीनी, वो क्या हो रहा है नीचे, आप लोग अभी इमेजिन कर पा रहे हो कि इसमें से बहुत बच्चों ने ये कांड किया होगा कि चीनी मिलाया होगा और लास्ट में वो चीनी बॉटम पे मिल जाता है, लग जाता है ग्लास में। क्यों? क्योंकि 1 ग्लास ऑफ वाटर की अपनी हैसियत होती है, अपनी एक कैपेसिटी होती है, अपनी एक एबिलिटी होती है कि वो 2 चम्मच या 3 चम्मच ही अपने अंदर घुला सकता है जब तक कंडीशन सेम है। इफ यू कैन चेंज द कंडीशन, केस विल बी डिफरेंट। मैं बार बार बोल रहा हूं, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मींस एक टाइम आया, वो सॉल्यूशन, जैसे कि मैंने 1 ग्लास पानी लिया और उसमें मैंने 3 चम्मच चीनी घुला दिया, वो घुल गया। अब मैं कुछ भी चीनी डाल रहा हूं, वो बॉटम पे सेटल डाउन हो जा रहा है। तो वो जो 3 चम्मच चीनी और 1 ग्लास पानी का जो होमोजेनियस मिक्सचर हुआ, दैट मिक्सचर, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मींस वो सॉल्यूशन जिसमें एक टाइम के बाद अब हम कोई सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं भाई, सैचुरेटेड क्या सॉल्यूशन। तो मैं यहां पे लिख देता हूं भाई, सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट सेम टेम्परेचर। वो सॉल्यूशन जिसमें कि अब कोई भी सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं किया जा सकता हो, उसे क्या बोलते हैं भाई, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन भाई सीधा अपोजिट क्या, तो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। मीन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि और
टाइप्स ऑफ क्या सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या ले रहे हैं, सॉल्यूट ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं, सॉल्वेंट ले रहे हैं। सपोज कि हमने सॉल्वेंट क्या कर दिया, आपको फिक्स कर दिया। क्या हमने सॉल्वेंट क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। एक बार हमने सॉल्यूट लिया सॉलिड, सेकेंड टाइम हमने सॉल्यूट लिया क्या, लिक्विड, और थर्ड टाइम हमने क्या दिया भाई, गैस। मींस ऐसे ही तीन तीन करके बन जाएगा ना, 9 बनेंगे। ठीक है, तो हमको जो पढ़ना है हम उसका यूज करते हैं, बाकी अदरवाइज बहुत सारे हैं उसका यूज करके क्या करना है। वैसे टाइप ऑफ सॉल्यूशन अगर आप लिखो तो 9 हो जाएंगे। ये हो गया, फिर यहाँ पे अगर मैं गैस कर दूं तो सॉलिड गैस, लिक्विड गैस, गैस गैस होगा या नहीं होगा, होगा। सपोज गैस और गैस हो गया तो अब क्या एग्जांपल है, एक बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, तो ऐसा हो गया, लिक्विड लिक्विड हो गया तो क्या होगा, हम लोग 9th में शायद करते हैं या 8th में करते हैं कि लिक्विड लिक्विड हो गया तो इमल्शन फॉर्म हो गया। तो ये सब चीजें देखते हुए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो ये 3 टाइप का हमको इस चैप्टर में डील करना है। इस 3 टाइप के सॉल्यूशन को इस चैप्टर में क्या करना है, डील करना है। सपोज एग्जांपल क्या हो, सॉलिड लिक्विड का एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, क्या ले सकते हो, सुगर सॉल्यूशन। ठीक है, लिक्विड लिक्विड का क्या ले सकते हो, वाटर और क्या, अल्कोहल, इन दोनों का मिक्सचर। और गैस और लिक्विड को क्या ले सकते हो, CO2 इन वाटर। मींस रिवर वाटर में जो गैस डिसॉल्व होता है वो ले सकते हैं। ठीक है, या अगर हम मान लेते हैं, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं भाई, गैस इन कुछ भी लिक्विड, तो वहां भी लिक्विड इन गैस। अगर सपोज हम बात करें कि लिक्विड इन गैस, गैस लिक्विड हम लिए लिक्विड इन क्या, गैस। वाटर वेपर जो चेंज होता है वाटर में, वो भी तो इसका एग्जांपल। तो ऐसे ही करते करते आप 3 इसका बना, 3 नेक्स्ट 3 बनेगा सॉलिड का और 3 बनेगा गैस का। आपको टाइप कितने रहेंगे, 9। तो वो सब लोग पढ़ के वो उतना लिस्ट इंपॉर्टेंट, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 3 टाइप का सॉल्यूशन हम लोग को यहाँ पे स्टडी करना है, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड और गैस लिक्विड। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता दूं कि कोई भी सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट है वो सॉल्वेंट डिसाइड करता है भाई, ये बात आप लोग जान लो। ठीक है, कि शुगर सॉल्यूशन है तो भाई कौन सा क्या हुआ, लिक्विड सॉल्यूशन हुआ ना, वाटर है ना ज्यादा अमाउंट में, तो सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। इस सब ये तीनों टाइप का जो सॉल्यूशन होगा इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, इस तीनों टाइप ऑफ सॉल्यूशन को बोलेंगे क्या, लिक्विड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन।
क्या किया था, मास परसेंटेज। क्या करते हैं भाई, मास परसेंटेज। क्या होता है मास परसेंटेज? इट इज डिफाइंड एज द amount of solute dissolved in 100 gram or 100 kg of solution। कि मास परसेंटेज क्या बोलते हैं भाई, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम और 100 kg ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मींस 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना मास, कितना अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व है, या इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व। ये आप लिख सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम और 100 kg ऑफ क्या, सॉल्यूशन। तो यहां से हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या होता है भाई मास परसेंटेज का फॉर्मूला, मास ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल मास ऑफ कंपोनेंट present in solution into क्या हुआ 100। कैसे हम ये मार्क्स निकालते हैं, मार्क्स सब अपने टाइम में सब निकालते हैं ना कि यार कितना नंबर आया, कितना मार्क्स है, उसका परसेंटेज निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, जैसे फिजिक्स में हमको आया भाई 68 मार्क्स आया, हमें परसेंटेज निकालना है। ठीक है, 70 टोटल मार्क्स 70 है, 70 में हमको 68 और 58 मार्क्स आया, हमें परसेंटेज निकालना। क्या करोगे, जितना मार्क्स आया वो ऊपर रखोगे, टोटल मार्क्स नीचे रखोगे, और क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना भाई। जिस सब्जेक्ट का मार्क्स निकाल रहे हो उस सब्जेक्ट का मार्क्स ऊपर लिखोगे, जितना तुमने ऑब्टेन किया है, नीचे टोटल लिखोगे और उसको क्या करोगे भाई 100 से मल्टीप्लाई करोगे। सेम गोज फॉर दिस मास परसेंट। क्या, जिस कंपोनेंट का मास परसेंट निकालना है उस कंपोनेंट का मास ऊपर लिखेंगे, टोटल मास नीचे लिखेंगे और इनटू क्या कर देंगे भाई 100 कर देंगे। इसको थोड़ा सा एक मिनट आप रुक जाना, मैंने एक डिविजन बताना भूल गया कि हमने बात की थी किसकी, सॉल्यूट प्लस किसकी बात की थी, सॉल्वेंट की। आप ये बात याद रखना कि सॉल्यूट को जो डिनोट किया जाता है, ये डिनोट किया जाता है B से और 2 से। किसे किया जाता है, B से और 2 से। और सॉल्वेंट को जो डिनोट किया जाता है वो A से और 1 से। क्या किया जाता है, B से और 2 से। सॉल्वेंट को किसे किया जाता है, B से और 2 से। फिर जब आप चीनी का घोल याद करने के लिए कैसे याद कर सकते हो कि जब आप चीनी का घोल बनाते हो तो पहले पानी लेते हो, फिर उसमें चीनी डालते हो ना। तो पहले क्या लिए, पानी, पहले पानी और एबीसीडी में आप जानते हो, पहले ए आता है, ए फर्स्ट पहले आता है, तो सॉल्वेंट को ए से और फर्स्ट से, सॉल्यूट को बी से और 2 से। अब इसमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बोलेंगे सर हम पहले पानी चीनी लेते हैं सर, बिना चीनी का शरबत तो नहीं बनेगा सर, पहले चीनी डाल देते हैं ग्लास में फिर पानी डालते हैं। ठीक है, तो फालतू डिस्कशन के लिए बातें सही है, पर याद करने के लिए कुछ तो ट्रिक्स होनी चाहिए ना, कुछ तो जो दिमाग में आ जाए टाइम पे। तो ये चीज है, ठीक है। तो अब जैसे कि हम बात करें कि इसको अगर थोड़ा हम ठीक से लिखते हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि मास परसेंट ऑफ component A equals to mass of component of A बटा total mass of component percentage सोल्यूशन into 100। या अगर हम लिखे भाई mass percent of
कंपोनेंट बी, आप लोग नोट करते जाना, मास ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी बाई, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं कि ध्यान में है, मास ऑफ कंपोनेंट ए प्लस मास ऑफ कंपोनेंट बी इंटू 100। मीन्स जिस कंपोनेंट का मास परसेंट निकालना है उसका मास ऊपर रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे, कंपोनेंट ए का मास प्लस कंपोनेंट बी का मास, ठीक है, और इंटू 100। यहां से हमें क्या आ जाएगा भाई, मास परसेंटेज। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ इथेनॉल एंड वाटर इफ 29 ग्राम ऑफ इथेनॉल इज डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ क्या वाटर। इस क्या निकालना है बाबू, इथेनॉल और वाटर का मास परसेंटेज जब कितना 29 ग्राम ऑफ इथेनॉल इज डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। मैं नीचे को रब कर देता हूं, तो ट्राई कीजिए। क्या कहेंगे, जिसका मास निकालना है, जिसका मास परसेंटेज निकालना है उसका मास ऊपर रखेंगे और टोटल को क्या कर देंगे, टोटल को नीचे रखेंगे और फिर कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। देखिए यहां पे हम ये लिख सकते हैं कि गिवन क्या है, गिवन क्या है, इथेनॉल का मास दिया हुआ है, मास ऑफ इथेनॉल कितना 29 ग्राम, मास ऑफ वाटर कितना 50 ग्राम। यस, अभी क्या लिखा है इसमें कि 29 ग्राम इथेनॉल को डिसॉल्व किया गया है, तो इथेनॉल क्या होगा यहाँ पे, सॉल्यूट, वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट। तो अगर मास परसेंट ऑफ इथेनॉल निकालते हैं तो क्या होगा, मास ऑफ इथेनॉल ऊपर, नीचे में क्या, मास ऑफ इथेनॉल प्लस मास ऑफ वाटर इंटू 100, मतलब WB WA इंटू 100, ठीक है। अरे यार
तो क्या है भाई, इथेनॉल का मास कितना है 29, वाटर का मास कितना है 50 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लीजिए। फिर अगर हमें लिखना है क्या भाई, मास परसेंट ऑफ क्या वाटर, तो क्या करेंगे, मास ऑफ वाटर बट्टा में मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ इथेनॉल इंटू 100। इथेनॉल वाटर का मास कितना है, 50, 29 प्लस 50 इंटू 100। ठीक है, अब आप इसका परसेंट निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा, 29 बाई 79 इंटू 100। ठीक है, तो आप यहाँ पे 79 से 29 को डिवाइड कर दीजिए। के आसपास आएगा। कितने आएगा 34% अप्रोक्सीमेशन लगा देता हूं मैं, और ये आएगा 66% के आसपास। एग्जैक्ट नहीं आएगा बट इतना आएगा। ठीक है, वैसे आप कैलकुलेट करिए, देख लेना कैलकुलेशन आप लोगों पे है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कैलकुलेशन से भागते हैं। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। ठीक है, अगर आपने एक का परसेंट निकाल दिया तो दूसरे को घटा दो, दूसरा आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो अभी हमने ये क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और है जो मैं लिख देता हूं, आप लोग खुद से कर लेंगे। एनसीईआरटी के इंडेक्स में आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड if 22 gram of benzene is dissolved in, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं आ रहा क्योंकि मैं लिख दे रहा हूँ, 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl। तो ये चीज आप करके देखना खुद से। जिसका मास सबसे निकालना है उसके ऊपर, और जिसका मास सबसे निकालना है उसके ऊपर रखना, और नीचे टोटल मास रखना है। मींस दो कंपोनेंट ही तो है हमारे पास, दो कंपोनेंट की पढ़ाई करनी है, तो जिसका निकालना है वो कंपोनेंट ऊपर और नीचे दोनों कंपोनेंट का सम इनटू 100। ठीक है, अब एक नोट लिखते हैं, मतलब क्या होता है और लिख दिया जाता है कोई चीज को कि मास परसेंट को जो सिंबॉलिक नोटेशन है वो W/W है या M/M है, या इसको बाई मास भी बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, मास परसेंट को इस तरीके से लिखा। मान लीजिए कि कहीं पे लिखा हुआ है कि aqueous solution of glucose is 25% by mass। इसका मतलब क्या होगा, कोई भी ग्लूकोज का एक्वा सॉल्यूशन है जो कितना है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज
परसेंट का मतलब यही होता है ना कि 100 में देखना है हमें। मान लो किसी स्टूडेंट को 75% आता है, व्हाट डज इट मीन कि उसको 100 आउट ऑफ कितना है 75 मार्क्स आए। तो ऐसे ही अगर ग्लूकोज के सॉल्यूशन को बोला जाता है कि इट इज 25% बाय मास, इसका मतलब क्या कि 25% ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको ग्लूकोज का मास पता है, ठीक है, अगर आपको सॉल्यूशन का मास पता है तो आप सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? ऑफ कोर्स निकाल सकते हो। माइनस क्या सॉल्वेंट। क्यों ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि सॉल्यूशन का मास इक्वल्स टू क्या होता है? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो यहां से अगर हमें सॉल्वेंट निकालना है तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट कर सकते हैं ना। सॉरी यहां पे थोड़ा सा स्टेक हो गया। सॉल्यूट तो सॉल्यूशन का मास कितना 100, सॉल्यूट का मास कितना 25, तो सॉल्वेंट का मास कितना होगा 75 ग्राम। मींस अगर किसी सॉल्यूशन को बाय मास एक्सप्रेस किया जाता है तो वहां से आप सॉल्यूट का मास, सॉल्वेंट का मास और सॉल्यूशन का मास आपको तीनों पता होगा। सिर्फ यहाँ पे ये चीज लिख दिया जाए कि 25% बाय मास, तो यहाँ से आपको तीनों चीजें पता होंगी। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गया। यहाँ से आपको जो भी बोला जाए आप वो चीज यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। मास परसेंट को W/W से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसे क्या आता है W/W या M/M या लिख दिया जाता है और बाय मास। ठीक है, जैसे कि मैं एक और ट्राई करता हूँ, एक और क्वेश्चन लेके समझाने का इस चीज को कि भाई आप लोग खुद देखना, ट्राई करना कि कैसे होगा। एन एक्वस सॉल्यूशन, एन एक्वस सुगर सॉल्यूशन इज कितना 20% बाय मास। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, शुगर कितना होगा, मास ऑफ शुगर कितना होगा 20 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 100 ग्राम, मास ऑफ वाटर कितना होगा तो 80 ग्राम। होगा नहीं होगा? मीन्स किसी भी मान लो कोई परसेंट दिया हुआ है तो वहां से हम ये मान लो, अभी मैंने एग्जांपल दिया जैसे केमिस्ट्री में आपको 62% आया, आप होल परसेंट 100 में देखोगे ना तो यहाँ पे पूरा क्या सॉल्यूशन ना, तो जैसे ही ये चीज लिख दिया जाता है आप समझ जाओगे कि भाई पक्का सॉल्यूशन का मास कितना होगा 100 ग्राम, नो डाउट। ठीक है, क्या सॉल्यूशन का मास कितना होगा 100 ग्राम, तो सॉल्यूट होगा वो कितना होगा 20 ग्राम, और सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट हटा दोगे तो ऑब्वियस है कि आपको सॉल्वेंट का मास पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं। बहुत जगह बाय मास लिखिएगा, बहुत जगह बाय मास नहीं लिखिएगा, वहां पे डिनोशन दे देगा। क्या दे देगा, डिनोशन दे देगा। जैसे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को लेके कि calculate the number of mole of calculate the number of mole of
18 is expressed as 18% by mass। ठीक, क्या निकालना है? ग्लूकोज का मोल अगर सॉल्यूट को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? 18% बाय मास। जैसे ही 18% बोला वहां से ग्लूकोज का मास कितना हो गया? ग्लूकोज का मास कितना हो गया भाई? 18 का परसेंट है, तो सॉल्यूशन का मास कितना हो गया? 100 ग्राम। और सॉल्वेंट मतलब वाटर का मास कितना हो गया? 82 ग्राम। अब यहां से आपको क्या पूछेगा? ग्लूकोज का मास, तो WB/MB मास आपको पता है, मोलर मास डाल दो। फिर अगर आपसे पूछेगा क्या? वाटर का मास, वाटर आपका मास पता है, मोलर मास आपको पता है, डाल दो। यहां से आपको क्या निकल जाएगा? दोनों का नंबर ऑफ मोल। तो ये चीज समझना जरूरी है, ये क्या कहता है? 18% बाय मास बोल दे, या 18% मास बाय मास लिख दे, या वेट बाय वेट लिख दे। ठीक है, आप समझो बात। ठीक है, कि जैसे ही किसी भी चीज को बाय मास परसेंट दिखाया गया, बाय मास लिख दिया गया, मींस उतना परसेंट सॉल्यूट है, टोटल सॉल्यूशन का मास हो जाएगा 100, उसमें से आप सॉल्वेंट को हटा दोगे। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ 32 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। नहीं पूछेगा ऐसे क्वेश्चन, वो बाय मास दे देगा, वो देखिएगा कि आप इस चीज को समझ पा रहे हो या नहीं। तो जितना भी 80% दे दे, 20% दे दे, 40% दे दे, इसका मतलब आप समझो कि टोटल 100 होगा। सॉल्यूट का मास आपको इससे पता चल गया कितना है, और उसको 100 से घटा दो, तो आपको ओवरऑल मिल जाएगा कि भाई सॉल्वेंट कितना होगा, और वहां से आप कुछ भी चीज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है वॉल्यूम परसेंटेज, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट